नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अधिकतर देखा जाता है कि बच्चे जब हिंदी में शब्दों को लिखते हैं तो उनके मन में प्रश्न रहता है कि कब किस शब्द पर केवल बिंदु लगेगा तथा कब किस शब्द पर चंद्र बिंदु लगेगा। उन्हें न केवल इसकी बल्कि इसकी भी जानकारी नहीं होती कि जब किसी वर्ण पर बिंदु लगता है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं या उसका व्याकरण में क्या नाम है, तथा चंद्र बिंदु क्या होता है, उसका क्या नाम है या उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, इनका शब्दों पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है अनुस्वार और अनुनासिक। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अनुस्वार व अनुनासिक क्या है। जब हम इन्हें समझ लेंगे तो बिंदु व चंद्र बिंदु को स्वतः ही समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए अनुस्वार को। अनु जमा स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न आकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक्य ध्वनि है तथा इसका लिपि चिन्ह लाइन के ऊपर लगा हुआ बिंदु है। लाइन जिसको हम शिरोरेखा कहते हैं। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन राइटिंग में इसे लाइन के ऊपर बिंदु लगाकर वर्ण पर लगने वाला बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। आइए देखें कि शब्द में नासिक्य ध्वनियां क्या होती हैं। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है, उन्हीं वर्णों को नासिक्य ध्वनियां कहते हैं, जैसे अंग, न्य, ण, न, म। व्यंजनों में इनकी स्थिति कहाँ पर होती है वह मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, न्य। इसी प्रकार ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार अंतिम प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इन सभी वर्गों में अंतिम जो पंचम वर्ण है वह नासिक्य ध्वनि है। जैसे कि हमने क वर्ग में देखा तो अंग नासिक्य ध्वनि है, च वर्ग में देखा तो न्य नासिक्य ध्वनि है, वैसे ही ट वर्ग में ण नासिक्य ध्वनि है तथा त वर्ग में न नासिक्य ध्वनि है और अंतिम प वर्ग में म नासिक्य ध्वनि है। इन सभी वर्गों का अंतिम व्यंजन नासिक्य ध्वनि है। ये ही ध्वनियां शब्द के मध्य अंत में आकर अनुस्वार का कार्य करती हैं। अब हम एक बात जान लें कि क से लेकर के अंग तक के सभी वर्ण क वर्ग में आते हैं। मीन्स जैसे ही हम क वर्ग का जिक्र करेंगे या क वर्ग आपके सामने बोलेंगे तो स्वतः ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। इसी प्रकार देखिए, ऊपर जितने भी वर्ग लिखे गए हैं या वर्ण लिखे गए हैं उन सभी को हमने वर्गों में यहाँ पर रखा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग, ये सभी वर्ग कहे जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पंचम अक्षर यानी कि हर वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम अक्षर है और पंचम अक्षर नासिक्य ध्वनि है। आगे देखिए कि शब्द में इसकी स्थिति क्या होती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शब्द में इसकी स्थिति बताने के लिए हम ये देखेंगे कि दो तरीके से इनकी स्थितियां होती हैं। सबसे पहले शब्द के मध्य में अनुस्वार की क्या स्थिति है, यानी कि शब्द के मध्य में जब अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो वह किस प्रकार से किया जाता है और किस स्थिति में किया जाता है। आइए देखते हैं। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण
यानी अंग, न्य, ण, न, म के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण में वह पंचम अक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित होगा। अब हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे हमने दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला शब्द है गंगा और दूसरा शब्द है चंचल। गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन ग है और ग क वर्ग का व्यंजन है, इसीलिए इसमें क वर्ग के पंचम अक्षर यानी अंग का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन च है और यह च वर्ग का है, इसीलिए इसमें च वर्ग के पंचम अक्षर यानी न्य का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य उदाहरण हम इसी प्रकार आपको दिखाते हैं। देखिए, घंटा में अनुस्वार के बाद क्या है? ट, यानी कि ट वर्ग का अंतिम वर्ण यहाँ पर अनुस्वार के रूप में आया है। इसी प्रकार दंत, दंत में अनुस्वार के बाद वाला जो व्यंजन है वो है त, इसलिए त वर्ग का अंतिम वर्ण न का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगले में देखिए पंप, पंप में अनुस्वार के बाद वाला जो वर्ण है वह प है, इसीलिए प वर्ग के अंतिम वर्ण म का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। इन सभी में पंचम अक्षर का प्रयोग यानी नासिक्य ध्वनि अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुई है। अब हम देखें कि शब्द में दूसरी स्थिति क्या होती है। देखिए, जहां ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वह हमारे पास होते हैं श, श, स, ह। उनसे पूर्ण अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि श, श, स, ह में से कोई होगा तो अनुस्वार अनुस्वार ही बना रहता है, वह किसी भी आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। देखिए, वंश में अगला जो अनुस्वार के अगला जो वर्ण है वह है श। हंस में अनुस्वार से अगला जो वर्ण है वह है स। और संघार, संघार में अनुस्वार से अगला जो वर्ण है वह है ह। इनमें अनुस्वार से जितने भी अगले वर्ण हैं वे सभी श, स और ह हैं। मीन्स ये सारे कौन से वर्ण हैं? ऊष्मस्थ। इसलिए यहाँ शब्द में अनुस्वार की स्थिति में ही बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार का आधा व्यंजन नहीं लगा हुआ है। अब हम अगली स्थिति देखें। जहां कहीं सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? वे होते हैं य, र, ल, व। तो इस स्थिति में जब कभी भी ऐसा होता है तो सम उपसर्ग हमेशा अनुस्वार के रूप में, म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिख दिया जाता है। अब पूरी स्थिति अगर हम देखें तो पूरी स्थिति हमारे समक्ष ये है कि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ आए, यानी अंतस्थ व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आए, मीन्स य, र, ल, व में से कोई व्यंजन आए या ऊष्मस्थ व्यंजन आए। और ऊष्मस्थ व्यंजन कौन से थे? स, श, श और ह। इनमें से यदि कोई व्यंजन आता है तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। जैसे यहाँ पर हमने दो उदाहरण दे रखे हैं, सम प्लस यानी सम जमा सार यानी संसार, सम जमा वाद यानी संवाद। आप दोनों में देखिए, पहले उदाहरण में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि सम के बाद स, और स कौन सा व्यंजन है? स है ऊष्मस्थ व्यंजन, इसलिए यहाँ पर म को अनुस्वार रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। नीचे वाले उदाहरण में देखिए, सम के बाद व्यंजन है व, यानी यह अंतस्थ व्यंजन का एक उदाहरण है,
इसलिए अंतस्थ व्यंजन का एक व्यंजन है, इसलिए सम के स्थान पर यानी म के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। आगे हम देखें तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि शब्द के अंत में अनुस्वार की कभी कभी क्या स्थिति होती है, यानी कई बार हमारे समक्ष ऐसे शब्द भी आते हैं जिनके अंत में अनुस्वार होता है। तो उस स्थिति में हम अनुस्वार का क्या करेंगे, तो उसका हमारे पास एक निराकरण है। देखिए, कई बार शब्द के अंत में म आने पर यानी आधा म आने पर, यानी आधा मैं का मतलब हुआ कि वह नासिक्य ध्वनि है, उसके आने पर उसे भी अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे स्वयं, अहम, इसमें हम अगर वैसे लिखेंगे तो मैं, आप देखेंगे कि मैं नासिक्य ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन उसको हमने किस रूप में लिखा है, अनुस्वार के रूप में। हाँ, यहाँ इस वीडियो में हमने अनुस्वार के विषय में जाना है। इसी के अगले वीडियो में अनुनासिक के विषय में जानेंगे, तो देखना न भूलें हमारा अगला वीडियो, जिसका शीर्षक होगा अनुनासिक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें या लाइक करें। धन्यवाद।